दोस्तों, वेलकम टू शिक्षार्थी। तो चलिए अब हम इस सेशन में शुरू करेंगे अपना एक फेवरेट चैप्टर, दैट्स द रोटेशन। रोटेशन तो सबसे फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ रोटेशन के बारे में। तो एवरीबॉडी नो, सभी लोग पता है कि रोटेशन आखिर में क्या होता है। बचपन से आप कई सारे एग्जाम्पल्स, कई सारी चीज आपने देखी होगी जो कि अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लट्टू घुमाया होगा बचपन में, वो भी रोटेशन कर रहा था, एक एक्सिस के अबाउट घूम रही थी। आप अपने फैन को देख लीजिए, वो भी घूमती है। साइकिल को देख लीजिए, उसका पहिया घूमता है। मतलब कि रोटेशन के केस में क्या हो रहा है अपने पास कि एक कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी हो सकती है। आप पंखा ले लो, लट्टू ले लो, या कोई भी बॉडी ले लो, आप दरवाजा ले लो, गेट ले लो, खिड़की ले लो, देखो कैसे रोटेट करती है। वो भी एक रोटेशन कर रही है, एक एक्सिस के अबाउट घूमती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशन। तो रोटेशन में एक चीज तो फिक्स हो गई कि अपने पास मास होगा और एक एक्सिस होगा जो जिस पर जो है रोटेट कर रही होगी, जिसके अबाउट कोई भी बॉडी रोटेट कर रही होगी। अरे होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये अपने पास एक बॉडी है जिसका मास m है। तो ये किसी एक आर्बिट्ररी एक्सिस ले रहा हूं अपने मन से, तो किसी एक एक्सिस के अबाउट अगर ये मूव ऐसे कर रही है, इसको मैं क्या बोलूंगा? रोटेशन बोल दूंगा। तो क्या जरूरी है कि जो एक्सिस है यही है? नहीं, कोई भी एक्सिस ले सकते हो आप। बॉडी के टेंजेंट तो यहाँ पे हिंज कर दो, इसके अबाउट ये घूम रही है, ये भी क्या है? रोटेशन है। मतलब कि अगर दरवाजा का केस देखें तो रोटेशन हमें एक इस फिक्स एक्सिस के अबाउट एक एज पे मिल रही थी। अगर यही हमने रॉड ले लिया तो एक सेंटर पे कर रही थी, यही हमने एक डिस्क ले लिया, एक इस तरह से डिस्क ले लिया और इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू किया, तो ये भी अपने पास एक रोटेशन का ही केस है। तो रोटेशन में एक होगा एक्सिस और मास होगा जो उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। तो ये अपने पास रोटेशन है। सर कई सारे एग्जांपल है। फैन देख लो, चलता हुआ फैन आप अपने घर का। आप ये भी देख सकते हो, आप दरवाजा खोलते हो, वहां भी रोटेशन होता है दरवाजा का। एक हिंज के अबाउट, एक हिंज फिक्स रहता है, उसके अबाउट आप रोटेट करते हो दरवाजा को। लट्टू हो गया, कई सारे एग्जांपल्स है जहां पे रोटेशन देखने को मिलती है। तो इसी रोटेशन को हम एनालिसिस करेंगे, एवरीथिंग कि रोटेशन का रीजन क्या है, काउज क्या है। अगर मुझे चीज रोटेट करती है तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एवरीथिंग। ठीक है, तो हर कुछ इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने फर्स्ट जानते हैं कि रोटेशन का रीजन क्या है। रोटेशन का कोई बॉडी रोटेट करेगी या नहीं करेगी, ये डिसाइड कौन करेगा? तो सबसे फर्स्ट फैक्टर आता है, कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो रोटेशन करवाने के लिए हमेशा क्या चाहिए? तो हमेशा एक टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। एनालोगस है बिल्कुल। आपको अगर आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, अगर आपके पास कोई बॉडी है तो बॉडी का दो स्टेट हो सकता है, या नहीं तो वो रेस्ट में हो, या नहीं तो अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म स्पीड से इस तरह से मूव कर रहा हो, भी कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा हो। तो अगर आपको रेस्ट से कुछ मोशन लाना है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जब आप ये फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी क्या होगी? आगे ट्रांसलेशन मोशन करेगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, कुछ इसकी वेलोसिटी आएगी, कुछ एक्सेलरेशन आएगा। तो ये अपने पास हुआ करता था। सेम टू सेम यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स होता था, जो कॉल करता था मोशन को, इसी तरह अगर हम रोटेशन में आते हैं तो अगर मुझे कोई बॉडी को रोटेट करानी होती है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ये अपने पास बॉडी है, जो कि हम दरवाजा का एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे रोटेट करानी होती है तो यहाँ जो काम करता है रोटेशन का, वो करता है टॉर्क। जो यहाँ पे अपने पास फोर्स हुआ करता था रोटेशन के लिए, यानी मोशन के लिए रीजन था फोर्स, वही रीजन सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा टॉर्क। अगर हम किसी बॉडी पे टॉर्क लगाएंगे तो वो रोटेट करेगा। जब हम किसी बॉडी पे टॉर्क लगाएंगे तो रोटेट करेगा। फॉर एग्जांपल, ये अपने पास हाथ है, अगर मुझे इसे रोटेट कराना है तो इस पर हमें टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। अब टॉर्क के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आखिर में टॉर्क होता क्या है। तो उससे पहले, टॉर्क को एनालिसिस करने से पहले आप सेकेंड चीज भी देख लो, इसका सेकेंड सिचुएशन भी देख लो। अगर मैं बोलूं कि इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम कंडीशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में जाना हो। क्या होता था इक्विलिब्रियम कंडीशन? तो जी सर पता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता था अपने पास नेट फोर्स जो होता था वो जीरो हो जाता था। ऐसा कौन कौन कंडीशन हुआ करता था जब नेट फोर्स जीरो हो जाता था? तो बॉडी रेस्ट में रहती थी या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती थी, तो उस पे नेट वेलोसिटी अपने पास क्या होती थी? जीरो हुआ करती थी। यानी तो बॉडी रेस्ट में रहे या बॉडी कांस्टेंट मोशन से मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो इस केस में जो हमारे पास रेस्ट दैट इज द टोटल फोर्स जीरो हो जाती थी और मुझे तब पर मोशन देखने को एक्चुअली मिलता था, वेलोसिटी देखने को मिलता था, लेकिन कांस्टेंट रहती थी। सेम टू सेम होगा टॉर्क के केस में। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे जो स्पीड है वो यहाँ पे एंगुलर स्पीड है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर नेट टॉर्क जीरो होगा, या कोई बॉडी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, तो उस केस में भी जो हमारे पास नेट टॉर्क होगा वो जीरो होगा। इसीलिए इसका जो बेस्ट एग्जांपल है अपने पास अर्थ है। अर्थ देखिए, अर्थ कंटिन्यूअसली कई सालों से रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे बोलो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी सर कर रहा है। जब कई सालों से रोटेट कर रहा है तो उसमें टॉर्क को जनरेट कर रहा है कि रोटेट कंटिन्यू कर रहा है, तो उसमें एक्चुअली में नेट टॉर्क जीरो है, क्योंकि जो अपने पास अर्थ का रोटेशन का स्पीड है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसलिए उस पर नेट टॉर्क जीरो है। हाँ, लेकिन जब अर्थ का ओरिजिन हुआ होगा, अगर अर्थ उस समय रेस्ट में रही होगी, जब वो रोटेशन हुआ होगा फर्स्ट रोटेशन, तो उसमें इनिशियली में टॉर्क जनरेट हुआ होगा, कुछ ना कुछ उसको टॉर्क लगाया होगा, कोई ना कोई प्लेनेट या कोई किसी तरह का फिनोमेना ऐसा हुआ होगा जिसमें उसको टॉर्क मिला होगा, और वो टॉर्क कंटिन्यूअसली उसको रोटेशन कांस्टेंट स्पीड से करवा रहा है। क्या आपको एक बात है क्लियर हुई? तो अगर मैं बात करूं टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो दो केस में हो सकता है, जब जो अपने पास बॉडी है रेस्ट में है या वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा हो, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से वो मूव कर रहा हो, तो अपने पास जो टॉर्क, नेट टॉर्क आएगी वो जीरो आएगी। तो टॉर्क इतना कर दिया हूं, आखिर में टॉर्क होता क्या है? तो चलो अब टॉर्क के बारे में डिटेल से जानते हैं कि टॉर्क आखिर में है क्या। तो टॉर्क इज रिस्पांसिबल फॉर द रोटेशन, एंड नाउ लेट्स एक्सप्लेन द टॉर्क। तो टॉर्क के बारे में चर्चा करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी यहां तक बातें। अब बात करते हैं अपने पास टॉर्क जनरेट होने की। तो मैं यहां पे लिखूंगा वर्ड टॉर्क। सो टॉर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है टॉ वेक्टर से, एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर द रोटेशन ऑफ ए बॉडी। सो अगर टॉर्क की बात करूं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। ये अपने पास टॉर्क का फार्मूला होता है। अब इसको फिल लेते हैं। सपोज करो ये अपने पास ये पाम है, ठीक है। इसके पास एबिलिटी है कि ऐसे ये अंगूठा एक्सिस मानो तो अंगूठे के और ये रोटेट कर सकती है, इसके पास ये एबिलिटी है। मैं अब इस स्टार्टिंग सिचुएशन मैंने रेस्ट में रखा, मुझे इसे रोटेट करानी है विद एन एक्सटर्नल फोर्स। तो इस केस में क्या करूंगा, जो हमारे पास टॉर्क जनरेट होगी तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए फोर्स ही है जो टॉर्क जनरेट करेगा हमेशा। तो फोर्स मैं लगाऊंगा। फोर्स लगाने का कई तरीका हो सकता है। फोर्स में अगर ऐसे लगा रहा हूं, अब सोचो ऐसे लगा रहा हूं तो क्या ये मूव करा पाएगी? फोर्स मैंने ऐसे लगाया, क्या ये मूव करा पा रही है? क्या नहीं सर, नहीं करा पा रही है। मैंने फोर्स ऐसे लगाया तब पर भी क्या ये मूव करा पा रही है? नहीं करा पा रही। अगर मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया तब देखो ये मूव हो रही है। मैंने ऐसे फोर्स लगाया तब ये मूव हो रही है, ऐसे फोर्स लगाया मूव हो रही है। तो सबसे फास्ट कि अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो सारा का सारा फोर्स टॉर्क जनरेट नहीं कर सकता, उसमें से कुछ ही फोर्स होगा जो टॉर्क जनरेट करेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि हम कैसे निकालेंगे कि कौन सा फोर्स टॉर्क जनरेट करेगा। तो चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं उसके बाद समझते हैं इसको।
सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, ये अपने पास बॉडी है जो इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो इसको रोटेशन करने के लिए मैंने एक फोर्स लगाया। तो जहां पे फोर्स लगाऊंगा, जहां पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो क्या होगा मेरे पास, दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल हमने फोर्स यहां से लगाया, यहां से लगाया, तो ये अपने पास इस पॉइंट पे क्या होगा, इट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब जो एक्सिस से रोटेट कर रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, वहां से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के फोर्स का जो डिस्टेंस होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे आर वेक्टर से। कहां से लाइन ओरिजिनेट होनी चाहिए, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहां तक, फोर्स तक जो लाइन होगा वो अपने पास क्या देगा, आर वेक्टर। क्लियर, ये अपने पास ओरिजिन है, यहां पे फोर्स लग रहा है तो यहां से जो डिस्टेंस होगा वो अपने पास देगा आर वेक्टर, आर वेक्टर। क्या क्लियर हुई क्या ये? जी सर क्लियर हो गई। तो अब देखो, जो अपने पास आर वेक्टर मिल गया, एफ वेक्टर मिल गया, इस दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो अपने पास मिल जाएगा टॉप वेक्टर। अब डिपेंड करता है, टॉप वेक्टर तो मिल गया, टॉप वेक्टर तो मिल गया, अब बॉडी रोटेट करेगी कि नहीं करेगी ये डिपेंड करता है फोर्स के डायरेक्शन पे, उसको भी एक बार देखेंगे। लेकिन उससे पहले इसको डिटेल से एनालिसिस करते हैं, आपको समझ में आएगा कि आर वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर क्या है। आर वेक्टर जो अपने पास है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उस डायरेक्शन में आर वेक्टर, और एफ हमने कोई भी डायरेक्शन में लगाया है। अगर मैं इसको स्केलर, ये आपको क्लियर हो गई होगी आर वेक्टर एफ वेक्टर क्या है। अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है फॉर द ऑफ द टॉर्क, सो द टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में आपने बढ़िया से पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो अपने पास क्या होता था, आर वेक्टर एफ वेक्टर cos थीटा, अरे होता था cos थीटा sin थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा और डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा, ये अपने पास sin थीटा, sin थीटा। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड और sin थीटा, ये अपने पास देगा क्रॉस प्रोडक्ट का, ये दैट इज द स्केलर फॉर्म। यहां पे जो स्केलर फॉर्म थीटा जो है वो अपने पास है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ये अपने पास एंगल बिटवीन है आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। अब देखो मैं आप पिक्टोरिकली समझता हूं, इमेज करो सेम चीज, ये अपने पास हाथ रोटेट कर रहा है अंगूठा के अबाउट, कर सकता है, कर नहीं रहा है, कर सकता है। तो अगर मैं फोर्स देखो ऐसे अप्लाई कर रहा हूं तो रोटेट कर रहा है, ऐसे अप्लाई कर रहा हूं तो रोटेट कर रहा है, अरे कर रहा है जी सर, कर तो रहा है, ऐसे अप्लाई कर रहा हूं रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। अगर मैं यही फोर्स को ऐसे अप्लाई करूं तो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप देखो आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, फोर्स का भी डायरेक्शन इसी में, तो थीटा का वैल्यू 0 हो रहा है, इट मींस अगर थीटा का वैल्यू 0 या पाई हो तो इस केस में अपने पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सेकेंड सिचुएशन मानो, जब फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है तो क्या हो रहा है, अपने पास रोटेशन आ रहा है। तो अगर एंगल देखो फोर्स और इसका, तो देखो एंगल 90 पे आ रहा है, 90 पे स्ट्राइक कर रहा है, ये रोटेट कर पा रही है, अरे कर पा रही है। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 हो, तो अपने पास टॉर्क क्या मिल जाता है, तो टॉर्क मिलता है दैट इज द आर एफ, अरे मिल जाता है। अगर मैं इसको अगर मुझे वेक्टर प्रोडक्ट करना है तो डिटरमिनेंट से भी करते हैं, क्योंकि ये अपने पास हो गया स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर में है तो थीटा, अगर दो फोर्स और आर वेक्टर के बीच का एंगल पता है तो हम आराम से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। डायरेक्शन इसका कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकल गया तो डायरेक्शन निकालने का सीधा, क्योंकि टॉ वेक्टर क्या अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड से केवल काम नहीं चलेगा, मुझे डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे लगाते हैं दैट इज द राइट हैंड थंब रूल,
या राइट हैंड पाम रूल क्या होता है। देखो इसमें क्या करेंगे कि अपने पास सोचो अपने पास क्या है, ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये अपने पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। और हमने लगाया फोर्स, आर वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एफ ऐसे लगाया है, तो आर वेक्टर इधर, फोर्स इधर, आर वेक्टर इधर, फोर्स इधर, तो आर से फोर्स की तरफ चलो, आर वेक्टर से फोर्स की तरफ चलो, तो देखो ऐसे हाथ ऐसे नहीं रोटेट, क्योंकि पीछे उंगली नहीं जा सकता है भाई, इसीलिए। तो अपने पास आर वेक्टर ये हुआ करता था, फोर्स ये हुआ करता था, तो आप आर वेक्टर से फोर्स के डायरेक्शन की तरफ चलो, फोर्स का डायरेक्शन इधर, ऐसे कर लेता हूं। सपोज करो कि यही सिचुएशन, फोर्स का डायरेक्शन इधर, ये इधर, ऐसे पलट लिया, अब कोई दिक्कत, फोर्स इधर, आर वेक्टर इधर, फोर्स इधर, तो फोर्स ऐसे हो गया, आर वेक्टर ऐसे हो गया, तो आप उंगली को इस तरह से मोड़ो, फोर्स की तरफ, तो अंगूठा जिधर होगा वो अपने पास क्या डायरेक्शन देगा, टॉर्क का डायरेक्शन। आप फोर्स से आर वेक्टर से फोर्स की तरफ आओ, तो अंगूठा दिया, अपने पास क्या दिया, टॉर्क का डायरेक्शन। अगर फोर्स ऐसे लग रहा होता तो इस केस में क्या होता, फोर्स का डायरेक्शन इधर, आर वेक्टर इधर, तो आर वेक्टर से फोर्स की तरफ डायरेक्शन डाउनवर्ड, सीधा राइट हैंड थंब रूल, कोई इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। राइट हैंड आप आर की तरफ, ये जितना उंगली है सब को पहले आर की तरफ रखो और उंगली को फोर्स की तरफ ले जाने की कोशिश करो, तो जो आपका अंगूठा होगा वो आपके पास क्या देगा, टॉर्क का डायरेक्शन दे देगा। तो आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो टॉर्क का बाय द यूज ऑफ राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल इसको बोला जाता है, राइट हैंड थंब रूल भी बोला जाता है इसको, राइट हैंड पाम रूल का यूज करके या थंब रूल का यूज करके आप यूज कर सकते हो और आप निकाल सकते हो अपने पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, डायरेक्शन निकाल लिया। कभी कभी जो क्वेश्चन है वो आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में दे देगा, आर वेक्टर का भी कुछ दे देगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, इसी तरह फोर्स का भी दे देगा, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो इस केस में वो आपको बोलेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसको देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो उसको करने का सिंपल तरीका एकदम मस्त सिंपल तरीका, सपोज करो अपने पास आर वेक्टर दे दिया है, दैट इज द एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अपने पास आर वेक्टर। इसी तरह अपने पास एफ वेक्टर भी क्वेश्चन में दे दिया है, दैट इज द f1 या fx आई कैप प्लस fy जे कैप प्लस fz के कैप, अपने पास आर वेक्टर एफ वेक्टर दे दिया। अब हमें पूछ रहा है कि आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर क्रॉस दैट इज द टॉर्क वेक्टर क्या होगा, टॉर्क वेक्टर। सो टॉर्क वेक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा, डिटरमिनेंट बनाऊंगा आई कैप, जे कैप, के कैप, ओके। नेक्स्ट में लिखूंगा आर का, पहले आर देन एफ, बिकॉज़ आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो आर पहले एफ बाद में। तो आर वेक्टर अपने पास क्या है, दैट इज एक्स x y z, x i कैप, y j कैप, z k कैप, और ये अपने पास fx fy fj, और ये हमें अपने पास दे देगा क्या, इसको जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो अपने पास दे देगा टॉर्क का वेक्टर फॉर्म। सो दो तरीका निकालने का, एक आप मैग्नीट्यूड निकाल लो और डायरेक्शन निकाल लो, तो उससे हम टॉर्क निकाल लेंगे, टॉर्क वेक्टर। सेकंड तरीका ये है कि आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगी कि क्या हमें करना है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में अगर दिया हो तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, अगर इस फॉर्मेट में दिया हो तो आप ऐसे सॉल्व कर लोगे और टॉर्क निकाल लोगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या ऑल द टॉर्क आर रिस्पांसिबल, जो भी हम अगर एंगल लगा रहे हैं थीटा, sin थीटा क्या अपने पास बात कर रहा था, एंगल बिटवीन आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। तो सपोज करो अब देखो, अब यहाँ पे गेम कैसे होता है, शुरू अपने पास ये सेम कंडीशन घुमाना है, तो हमने फोर्स को ऐसे लगाया, हमारा आर वेक्टर भी ऐसे ही था, तो इस केस में क्या हो गया कि अपने पास जीरो एंगल आ गया, रोटेशन नहीं मिला, तो टॉर्क जीरो आ गई। चलो सेकेंड केस देखो, फोर्स हमने ऐसे लगाया, क्या ये रोटेट कर पा रही है, क्या इस फोर्स की वजह से क्या ये रोटेट करेगी, फोर्स का डायरेक्शन ये, क्या ये रोटेट करा पाएगी,
ऐसे ऐसे नहीं करवा पाएंगे। यहाँ पे देखो एंगल तो बन रहा है भाई, ये अपने पास आर वेक्टर है, ये अपने पास आर वेक्टर है, ये अपने पास ये है टॉर्क फोर्स वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल भी 90 है, दोनों के बीच का एंगल भी 90 है, लेकिन ये बॉडी रोटेट नहीं कर रही है। तो यहां आती है टॉर्क के वेक्टर की कहानी। मतलब कि आपको अगर कोई बॉडी को रोटेट कराना है तो जो अपने पास टॉर्क वेक्टर होना चाहिए वो एक्सिस के लाइन होना चाहिए। एक्सिस का जो डायरेक्शन है, जो एक्सिस का डायरेक्शन है, एक्सिस का जो डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में अगर टॉर्क वेक्टर आ रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन उस वेक्टर में आ रहा है तो रोटेशन होगा। अगर इसकी बात करूं तो मेरे पास आर वेक्टर ये, एफ वेक्टर ये, तो आप खुद ही देखो आर वेक्टर ये और एफ वेक्टर ये, तो ऐसे घुमाओ तो क्या आ रही है रोटेशन, ऐसा इस डायरेक्शन में। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होता तो ये आराम से रोटेट करती, लेकिन इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे ये है, तो ये ऐसा फोर्स, ऐसा फोर्स कभी भी इसको इस डायरेक्शन में रोटेट नहीं करा सकती है। मतलब कि जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन था वही अगर टॉर्क का डायरेक्शन हो तब ये रोटेट करेगा। अगर मान लो आपने फोर्स ऐसे लगाया या ऐसे लगाया, आपने फोर्स ऐसे लगाया, तो इस केस में देखो अपने पास आर वेक्टर इधर और फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो आर वेक्टर फोर्स का डायरेक्शन अपने पास इधर है, देखो इधर है फोर्स का डायरेक्शन इधर, आर वेक्टर इधर, तो इस केस में ऐसे घुमा तो देखो डाउनवर्ड जा रही है, टॉर्क की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मतलब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर अलाइन है, इसी लाइन में है, इसी डायरेक्शन में है टॉर्क का डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये रोटेशन हो रहा है। मतलब कि अगर कोई भी बॉडी, अगर कोई भी फोर्स टॉर्क जनरेट कर रहा है और वो रोटेशन कर रहा है, तो रोटेशन क्या होगा, तो रोटेशन अगर वो टॉर्क का डायरेक्शन एक्सिस के अलाइनमेंट के डायरेक्शन के एक्सिस के से अलाइन है, तब उस केस में क्या होगा, रोटेशन होगा, वरना नहीं होगा। आई होप आपको ये सारी क्लियर हुई होगी। ये लंबा कीजिएगा, आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद।